नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस या इसका अर्थ क्या होता है पहले ये आप जान लीजिए। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि 25 प्रश्न होंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के और 4 ऑप्शन का भी मैं उसका जो है अर्थ बताते चलूँगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा वीडियो, साथ ही एक्यूरेट उच्चारण के साथ कैसे सही सही प्रोनाउंसिएशन करते हैं उस पर भी ध्यान रखेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और जिनको भी चाहे किसी प्रकार की परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा में इंग्लिश आ रहा है तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन वर्ड पावर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ थोड़ा सा बात समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे देखिए आप वैक्यूबुलरी यूजेस क्या है, ठीक है, वोकैबुलरी यूजेस क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो पहला है दोस्तों कि आपको पढ़ना चाहिए सिनोनिम्स। जी हाँ, सिनोनिम्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है दूसरे नंबर में पढ़ना चाहिए आपको एंटोनिम्स, यानी ये एंटोनिम्स पढ़ा जाता है जो वर्ड्स पावर कहते हैं, एंटोनिम्स, ठीक है। तीसरा में वोकैबुलरी टेस्ट देखा जाता है, वो जो कि ऊपर था, तो वोकैबुलरी टेस्ट ये हो गया। चौथे नंबर पे दोस्तों होमोनिम्स। जी हाँ, चौथे नंबर पर होमोनिम्स की बात होती है। ये ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि भाई क्या करना है इसके होमोनिम्स। और पांचवें नंबर पर जो है दोस्तों, पांचवें नंबर पर ये एक्चुअली पांचवें नंबर पर बात करते हैं डबल सिनोनिम्स का। जी हाँ, पांचवें नंबर पर डबल सिनोनिम्स हो गया। और जो छठे नंबर पर बात करते हैं जिसकी चर्चा आज इस वीडियो में होने वाली है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जी हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसकी चर्चा होगी आज। और देखिए अभी तक मैंने सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे वीडियोस बना रखे हैं बहुत सारे, आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो देखिए अगर आप किसी भी परीक्षा का तैयारी करते हैं जहां आपको इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इस तरह के वीडियो देखने चाहिए। और मैं इसका सीरीज बनाऊंगा तो 25 क्वेश्चंस को लेकर, ताकि समय भी ज़्यादा ना लगे और 25 क्वेश्चन चूँकि डिटेल में बात होगी तो थोड़ा सा आपको समय भी देना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तो ये प्रैक्टिस सेट 1 है, कई प्रैक्टिस सेट चलेंगे आप। तो देखिए प्रैक्टिस सेट 1 में पहला क्वेश्चन है दोस्तों, टू एग्जामिन वंस ऑन थॉट्स एंड फीलिंग्स। टू एग्जामिन वंस ऑन थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो क्वेश्चन जो है यहीं से यूज होगा, लेकिन कब, जब आप किसी चीज़ का किसी का वर्ड मीनिंग आप जानेंगे तभी। अदरवाइज जाहिर सी बात दिक्कत हो गया। 4 ऑप्शन यहाँ पर दे दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए ही आपको जवाब देना है, क्योंकि आंसर तो इसी में है। तो इन सभी का आपको बहुत ही सब ध्यान से जवाब देना है। देखिए 4 ऑप्शन है, पहला है मेडिटेशन, दूसरा है रिट्रोस्पेक्शन, ठीक है, रिट्रोस्पेक्शन। चौथा है रिफ्लेक्शन, पांचवा है इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। वर्ड पढ़ लीजिए, मेडिटेशन, रेट्रोस्पेक्शन, रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन। वर्ड्स भी आपको उच्चारण करने आएंगे। अब देखिए आंसर जो है, भले आंसर बता दूं, आंसर इसका हो जाएगा 1 का डी। यानी क्या कह रहा है, 1 का डी हो जाएगा, यानी ये वाला इंट्रोस्पेक्शन। यानी कि जब एग्जामिन की बात हो रही है, लेकिन किसका, थॉट्स का और भावनाओं का, ठीक है। तो आपके विचार, आपकी भावनाओं का जो है परीक्षण होगा, तो कहाँ होगा, तो जाहिर सी बात है इंट्रोस्पेक्शन में। अब देखिए इस वर्ड का मीनिंग क्या है। देखिए इंट्रोस्पेक्शन का मतलब हो जाता है अंतर्दर्शन, आत्मनिरीक्षण। क्या होगा, आत्मनिरीक्षण। तो इधर से हो जाएगा आत्मनिरीक्षण,
तो आप लिखते चलेंगे हिंदी अर्थ भी, ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। या अंतर्दर्शन क्या होगा, एक और लिख लीजिए, अंतर दर्शन। ये हो गया। अब बचा हमारे पास तीनों को देखेंगे अलग से। अब इसे मेडिटेशन, पहले मेडिटेशन की बात करते हैं। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान या ध्यान लगाना, ठीक है। समाधि भी कह सकते हैं, समाधि भी आपको कई अर्थ में मिलता है। या विचार, ठीक है, क्या होगा, विचार। कुछ लोग इसी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मेडिटेशन में विचार भी होता है, तो थॉट्स का मतलब विचार हो जाएगा, तो सीधा मेडिटेशन पे लगा सकते हैं। क्योंकि जो लोग पढ़ते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेते हैं, लेकिन गहराई से उनको समझना होगा इस बात को। अब देखिए यहाँ पर रेट्रोस्पेक्शन जो है, और इसको समझिए, रेट्रोस्पेक्शन का मतलब सिंहावलोकन। क्या होगा, सिंहावलोकन। हिंदी थोड़ा सा आपको भाष्ट लगेगी, लेकिन फिर भी अर्थ तो जानना ही होगा। तो देखिए सिंहावलोकन, इसको लिख लीजिए सिंहावलोकन को। ये हो गया। फिर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब, परछाई, है ना। तो रिफ्लेक्शन यानी कोई चीज़ का जो है रिफ्लेक्ट करता है, लाइट वगैरह या कुछ भी। तो परछाई इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, परछाई। या प्रतिबिंब, क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। ये हो गया। दूसरे नंबर पे चलते हैं। नंबर 2, women who offer the use of her body for sexual intercourse to anyone who will pay for this। अब अगर आप समझते हैं तो दिक्कत ही नहीं होगी आंसर यहाँ पर, लेकिन जब क्वेश्चंस आते हैं तब थोड़ा सा जो है कंफ्यूज हो जाते हैं उनके लिए, जो कि न्यू है और जो नहीं समझते उनके लिए। तो देखिए 4 ऑप्शन है। तो पहले देखिए समझने का प्रयास करिए कि ऐसी औरत जो कि ऑफर करती है अपने बॉडी को सेक्सुअल, मतलब कि कह सकते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब दूसरे को पैसे लेकर जो है सेक्स करने के लिए जो है ऑफर कर देती है, तो उसको क्या कहते हैं। सिंपल सा बात है, आपको आंसर पता चल जाएगा वर्ड्स अगर आपको पता है पहले से। तो ये सी हो जाएगा, प्रॉस्टिट्यूट, ठीक है। लेकिन अब देखिए पहले मैं पहला वर्ड जो है वल्चरी, ठीक है। वल्चरी का जो है हिंदी क्या होता है, तो कामुक, कामी भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है ककॉल्ड का मतलब होता है व्यभिचारी। इस तरह के वर्ड आपको नहीं मिलेंगे, इसे लिखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ तो है ही वैश्यावृत्ति, ठीक है, वैश्यावृत्ति। तो ये एक वर्ड है, वैश्या भी, प्रोस्टिट्यूट, वैश्या भी कहते हैं, वैश्यावृत्ति करना भी बोलते हैं। दोनों वर्ड होता है, एक्शन में भी चलता है, ये यानी क्रिया के रूप में भी चलता है। और दूसरा है तो कनक्यूबिन यानी रखैल, ठीक है, रखैल जिसे कहते हैं उपपत्नी, जिसकी समाज में मान्यता नहीं होती, कनक्यूबिन। तीसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों प्रश्न, ये देखिए, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर, यानी कि किसी व्यक्ति का जीवन का इतिहास जो दूसरे लोग लिखते हैं उसको क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है, जैसे पहला ऑटोबायोग्राफी, दूसरा बायोग्राफी, तीसरा बिब्लियोग्राफी, चौथा मेमोर। तो दोस्तों ये जो वर्ड है, अब इसमें थोड़ा हिंदी मैं अब जैसे ही समझाऊंगा आपको समझ में आएगा आंसर क्या होगा। तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब है आत्मकथा, ठीक है। आत्मकथा का क्या मतलब होता है, जो कि अपने मन की कथा होती है। तो जाहिर सी बात आत्मकथा खुद लोग लिखना पसंद करेंगे, उनकी आत्मकथा। बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, ठीक है। और बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है ग्रंथ सूची या कह सकते हैं ग्रंथवृत्त। मेमोर का मतलब हो जाता है संस्मरण या वृत्तांत, ठीक है, संस्मरण या वृत्तांत। अब देखिए आंसर क्या होगा, आपको समझ में आ गया तब भी मैं बताऊंगा। इसका आंसर हो जाएगा बी,
यानी कि बायोग्राफी। अब जाहिर से बायोग्राफी दूसरे के जीवन के इतिहास को लिखना, दूसरे द्वारा लिखा जो जाता है इतिहास, किसी व्यक्ति का इतिहास लिखा जाता है तो उसको बायोग्राफी कहते हैं। खुद जब लिखते हैं तो ऑटोबायोग्राफी, हालांकि ऑटोबायोग्राफी भी बहुत सारे लोग अपने ऑटोबायोग्राफी दूसरे से लिखवा लेते हैं। बिब्लियोग्राफी है, ग्रंथ सूची है, और मेमोर है, संस्मरण है, वृत्तांत। ठीक है, वृत्तांत। नेक्स्ट चौथे नंबर पर चलते हैं, और ये चौथा नंबर है दोस्तों, कस्टम्स ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स। ठीक है, कस्टम्स ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स। तो पहला है मोनोगेमी, दूसरा है बिगेमी, तीसरा है पॉलीगेमी, चौथा है मैट्रिमोनी। यानी कि ऐसा रिवाज, मतलब मेनी वाइफ्स, बहुत सारी स्त्रियों को रखने का रिवाज क्या कहलाता है? चलिए पहले आपको पता है तो आंसर आप दिमाग में रखिए या आप लिख कर रखिए, आप कॉपी पे लिखिए कि इसका आंसर ये होगा। आपको अगर है तो भाई से बात पता चलेगा कितने लोगों ने कितने प्रश्न सही किए हैं, ये भी पता चलेगा बात। तो आंसर है दोस्तों सी, पॉलीगेमी। अब देखिए पॉलीगेमी जो है इसका अर्थ क्या होगा? बहुविवाह। चाहे बहुत सारे विवाह होते हैं, बहुविवाह, यहाँ बहुविवाह के ऊपर बात भी हो रही है, ऐसा मैंने बात किया बहुविवाह। अब देखिए मोनोगेमी का मतलब क्या होता है? मोनोगेमी का मतलब एक पतित्व, एक पत्नित्व या एक पति। मान लीजिए एक पत्नी वाला है या एक पति वाला है तो एक पतित्व बोलेंगे या एक पत्नित्व बोलेंगे। ठीक है, एक पत्नित्व। तो ये है एक वर्ड है मोनोगेमी। बिगेमी का मतलब हो जाता है द्विपत्नी, द्वि विवाह जो करते हैं, या जो दो लोग दो पत्नी रखते हैं। ठीक है, ठीक है, द्विपत्नी या द्विविवाह, दूसरा दो विवाह लोग करते हैं। ठीक है, द्विविवाह। तो मुस्लिम लोग में ऐसा जो है अक्सर होता है, द्विविवाह 3-4 तक उनको मान्यता दी गई है। अब मैट्रिमोनी का मतलब क्या होता है? जाहिर सी बात है, मैट्रिमोनी का मतलब होता है विवाह होता है। मैट्रिमोनी का मतलब विवाह या शादी। ठीक है, शादी या ब्याह भी बोलते हैं ना, ब्याह। तो आप लिख लीजिए इसे। चलिए 5वें प्रश्न का आंसर देखिए कि क्या होगा, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चंस। अ शॉर्ट यूजुअली अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। 4 ऑप्शन है। पहला है एनेक्डोट, दूसरा है एंटीडोट, तीसरा है टेल, चौथा है एलेगरी। ठीक है, एलेगरी। तो देखिए ये जो है पहला आंसर क्या होगा? तो आंसर जो है तो पहला ही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, एनेक्डोट। ठीक है, इसका मतलब होता है उपाख्यान। क्या होगा? उपाख्यान, यानी कि छोटी सी कहानी। चलिए, उपाख्यान, ठीक है, या छोटी सी कहानी है, छोटी सी कहानी हो गया। एंटीडोट का मतलब क्या होता है? विष हर औषधि, यानी विष को हरने वाला, एंटीडोट बोलते हैं ना, विष हर औषध या मारक भी बोलते हैं, मारक। टेल का मतलब होता है कथा, कहानी ना, जैसे फेरी टेल बोलते हैं हम लोग, कथा, कहानी। या एलेगरी मतलब होता है रूपक या दृष्टांत, रूपक या दृष्टांत। 6ठे नंबर पे चलते हैं। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ, यानी कि पहला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है जेनोसाइड, दूसरा है यूक्सोरिसाइड, तीसरा है कैंसाइड, चौथा है एबिसाइड। देखिए जो आंसर है, आंसर पे ध्यान दीजिए कि जो कि एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ, जो एक पत्नी को मारता है उसको यूक्सोरिसाइड कहते हैं। अब जेनोसाइड मीन्स होता है नरसंहार, जाति संहार। ठीक है, नरसंहार
या जाति संहार, जाति संहार। और कैंसलमेंट से उसका रद्द करना। तो जाहिर सी बात है ऊपर का हमारा आंसर होगा यूक्सोरिसाइड। नेक्स्ट देखिए, वन हु फोर्सफुली सीज कंट्रोल ऑफ अ बस और एन एयरक्राफ्ट, जबरदस्ती सीज करते हैं तो क्या है, तो देखिए पायरेट, दूसरा है स्वेंडलर, तीसरा हाईजेकर, चौथा है पिलफेरर। तो देखिए यहाँ पर जो है कि वन हु फोर्सफुली यानी जो जबरदस्ती किसी बस को या किसी एक एयरक्राफ्ट को, एरोप्लेन को जो है अपने बस में कर लेता है जबरदस्ती, ताकत से, मतलब सीज कर लेता है, क्या कहलाता है? तो आप सभी को पता होगा आंसर हाईजैकर। क्या कहलाता है? हाईजैकर। तो ये देखिए हाईजैकर मीन्स क्या होता है? लुटेरा। अब ये लुटेरा का मतलब हो गया, लुटेरा का मतलब हो गया भाई कि लूटने वाला नहीं, मतलब प्लेन ही को कब्जा में कर लिया, ये हो गया हाईजैकर। मतलब हाईजैकर ही होगा वर्ड है, लेकिन लुटेरा के आसपास। अब देखिए पायरेट मीन्स होता है समुद्री डाकू, समुद्री डाकू बोलिए या जलदस्यु बोलिए। क्या बोलेंगे? जलदस्यु। दूसरा देखिए स्विंडलर का मतलब होता है ठग या ठगने वाला, ठीक है, ठग भी बोल सकते हैं या ठगने वाला। चौथा है पिलफेरर यानी चोरी करने वाला। चोरी करने वाला। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 8 नंबर में देखिए, टू काउस ट्रूप्स इटीसी टू स्प्रेड आउट इन द रेड लाइनेस टू फॉर बैटल। इसका मतलब है क्या कि कार्य जो मतलब ट्रूप्स मीन्स क्या होता है? सैनिक होता है, सैनिक टुकड़ी होती है। टू काउस ट्रूप्स इटीसी टू स्प्रेड आउट इन रेड लाइनेस फॉर बैटल। युद्ध के बारे में बात हो रही है। तो देखिए पहला जो है लाइन, दूसरा है कोलोकेट, तीसरा है डिप्लॉय, चौथा डिस्पर्स। तो दोस्तों आंसर जाहिर सी बात है कि युद्ध जब होता है तो बैटल, जब युद्ध में हो तो क्या होता है? ट्रूप्स को क्या किया जाता है? डिप्लॉय किया जाता है, मुस्तैद किया जाता है, तैनात किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया वर्ड तैनात। डिप्लॉयड मीन्स तैनात करना, मुस्तैद करना, मुस्तैद। इसको भी लिख लीजिए क्योंकि मुझे बचपन से मुस्तैद याद है। मुस्तैद करना या फैलाना, ठीक है, फैलाना या खोलना एक ही बात है, फैलाना या। तो पंक्ति में होना, श्रेणीबद्ध होना। कोलोकेट मीन्स होता है लगाना, ठीक है, लगाना। उसके बाद डिस्पर्स का मतलब होता है छितारना या फैलाना, ठीक है, फैलाना याद रखिए। डिस्पर्स मीन्स फैलाना या बिखेरना भी कर सकते हैं, बिखेरना। चलिए 9 नंबर में देखते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, तो अ स्मॉल एनक्लोजर फॉर अ कैटल, शीप, पोल्ट्री टीसी। स्मॉल एनक्लोजर फॉर कैटल, मवेशी, शीप, भेड़, पोल्ट्री, मतलब ये पोल्ट्री समझ रहे हैं। 4 ऑप्शन है सेलर, स्टाई, पेन और लेयर। लायर नहीं, लेयर पढ़ेंगे, ठीक है, लास्ट। तो क्या आंसर होगा इसका? तो देखिए आंसर जो है 9 का सी हो जाएगा। क्या होगा? पेन। अब पेन मीन्स कलम होता है, आपको लाएगा नहीं। पेन मीन्स कलम तो होता ही है, लेकिन घेरा भी होता है, याद रखिएगा, घेरा भी होता है। पेन का मतलब बाड़ा भी बोलते हैं, बाड़ा। जबकि सेलर मतलब होता है तहखाना, ठीक है। बताइए कि कैटल, मवेशी और जो है पोल्ट्री को कहाँ रखेंगे? घेरा में, बाड़ा में रखेंगे कि तहखाना में रखेंगे? एक बात तो ये क्लियर हो गया। या सूरागार कहते हैं, तल कक्ष कहते हैं। स्टाई को कहाँ रखेंगे? गंदा कमरा में, स्टाई गंदा कमरा में रखेंगे इनको। सीप को, कैट, मवेशी को या पोल्ट्री को गंदा कमरा में रखेंगे या सुया? नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, गंदा कमरा में भी नहीं रखेंगे।
या लेयर मीन्स क्या होगा, मांद में। मांद में रखेंगे क्या, नहीं, मांद में नहीं रहेगी सब। कैटल सीप, जो सीप है यानी कि मवेशी है या भेड़ है या पोल्ट्री, ये सब है, मुर्गी वगैरह, जो मुर्गी पोल्ट्री में जो मुर्गी है, हंस है, जो बतख वगैरह आता है, उन सबको लिया आता है, तो ये था लेयर। 10 नंबर में चलिए, 10 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, ये ए मैन ऑफ लैक्स मोरल, और आंसर है, आंसर क्या ऑप्शन पहला देख लीजिए, रफियन ए में, बी में लाइसेंसियस, सी में पायरेट, डी में वेगाबॉन्ड, वैगा, यहाँ पर वैगाबॉन्ड, वैगाबॉन्ड। और आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, लाइसेंसियस, लाइसेंसियस। इसका मतलब होता है कि बेलगाम, ठीक है, बेलगाम, एक हो गया। दूसरा है मनमाना, मनमाना। तीसरा अनैतिक, अनैतिक भी याद रखिए। रफियन का मतलब हो जाता है बदमाश, गुंडा, लिख लीजिए काम आएगा, बदमाश। इस तरह के नाम, बदमाश, गुंडा, ठीक है, या आताताई मनुष्य। पायरेट का मतलब जैसा कि मैंने बताया था आपको, जलदस्यु या निजी भी कह सकते हैं पायरेट। तो आप जलदस्यु याद रखिए, जलदस्यु समुद्री डाकू रखिए आप, समुद्री डाकू, ठीक है। बेगा, बेगा, वैगा, सॉरी, वैगाबॉन्ड का मतलब होता है आवारा, आवारा भी, पर्यटक भी, आवारा कह सकते हैं। दूसरा जो है पर्यटक कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं, इसका मतलब है आवारा अलग वो शब्द है जो भटकते रहता है, पर्यटक का मतलब घूमने वाला, किसी उद्देश्य से नहीं। नेक्स्ट जो है तो ये नंबर देखिए 11 नंबर में है, ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड द पेनलेस डेथ फ्रॉम द इनक्यूरेबल डिजीज। देखिए 4 ऑप्शन है, पहला सुसाइड, दूसरा जो है तो यूफोरिया यानी बी में, सी में है गैलोस, डी में है यूथनाशिया, और आंसर है डी हो जाएगा। जी हाँ, डी, यानी कि मतलब इच्छा मृत्यु, ठीक है। यूथनाशिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु, तो ये हो गया जो खुद से मरना चाहता है, या हल्की मृत्यु को भी बोल देंगे आप समझिए, हल्की मृत्यु, भारी मृत्यु नहीं, हल्की मृत्यु। तो यहाँ बात वही हो रही है जो बीमारी से जो है, या बिना पेनलेस, जो बिना ऐसे ही मर जा रहा है, तो हल्की मृत्यु है, तो जाहिर सी बात है इच्छा मृत्यु। अब देखिए यूफोरिया का मतलब होता है उत्साह, लिख लीजिए जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उत्साह। और सुसाइड का मतलब तो आत्मघाती भी, आत्महत्या, तो आप इस तो जानते ही है, आत्महत्या, लेकिन इसके अलावा भी आपको समझना चाहिए आत्मघातक, आत्मघाती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नंबर 12 नंबर पे चलिए। 12 नंबर का प्रश्न ये रहा, अ पर्सन हु डेस्ट नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, ऐसा व्यक्ति जो कि किसी अन्य धर्म में जो है विश्वास नहीं रखता है। ऑप्शन ए में है फिलाटेलिस्ट, ऑप्शन बी है रैशनलिस्ट, ऑप्शन सी है एथियस्ट, ऑप्शन डी है पेगन। एथियस्ट, देखिए आंसर जो हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, यानी पेगन। पेगन का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी धर्म को, मतलब किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म को जो है, इस धर्म में विश्वास नहीं रखता है। अब फिलाटेलिस्ट का मतलब होता है डाक टिकट संग्रह करने वाला। डाक टिकट तो आप समझते हैं ना, डाक टिकट पोस्ट वाला, तो डाक टिकट संग्रह कह सकते हैं इसे, संग्रह करने वाला या संग्राहक, एक ही बात है। या रैशनलिस्ट का मतलब होता है तर्कवादी, हेतुवादी, तर्कवादी, तर्कवादी, तर्कवादी। और जो है एथियस्ट, इसका मतलब होता है नास्तिक, लेकिन नास्तिक नहीं है, यहाँ पर नास्तिक लिखते हैं, नास्तिक, तो ये नहीं होगा, ये आ जाएगा पेगन हो जाएगा। तो दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जो किसी धर्म को नहीं मानता है, तो एथियस्ट जो है इस सेंस में नहीं होगा आंसर, ये जो होगा आंसर दोस्तों, इसको पेगन का मतलब ही नास्तिक ही होता है, लेकिन ये ज़्यादा जो है करीब होता है, करीब है ऊपर वाले कथन के अनुसार। इसको मतलब प्रतिमा पूजक जो है, प्रतिमा पूजक भी कहते हैं, तो जो विश्वास नहीं करते, तो नास्तिक, बुत परस्त, जो कि जाहिर सी बात है, जो कि मूर्ति को नहीं मानता,
तो ये बात है, धर्म को मानने वाला नास्तिक है, तो हम यहाँ इससे रिलेटेड है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है देखिए, पार्ट ऑफ अ चर्च इन विच वेल्स हैंग, ठीक है। और 4 ऑप्शन है, आंसर देखिए थोड़ा तेजी से चलेंगे ताकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है कवर कर सकें। मीनारेट, दूसरा भी है चैपल, तीसरा जो है वेल्फ्री, इसको बेलफ्राई नहीं वेल्फ्री पढ़ेंगे, चौथा स्पायर। तो देखिए ये मीनारेट का मतलब होता है, आंसर पहले जान लीजिए, 13 का सी हो जाएगा, यानी बेलफ्री, पार्ट ऑफ अ चर्च इन विच बेल हैंग। तो बेलफ्री का मतलब होता है घंटा घर है, बेल हैंग का बात हो रहा है, इसका मतलब होगा घंटा घर, ठीक है। अब स्पायर का मतलब होता है शिखर, लपेट, शिखर याद रखिए, शिखर, ठीक है, शिखर है। चैपल का मतलब होता है पूजा स्थल, पूजा स्थल को चैपल बोलते हैं, या मीनारेट का मतलब होता है मीनार। अब 14 नंबर में चलते हैं। 14 नंबर, वर्कमैन हु फिट्स एंड रिपेयर्स पाइप्स, एक आदमी जो कि पाइप को जो है रिपेयर करता है या सजाता है, क्या कहलाता है? मैकेनिक्स या ब्लैकस्मिथ, प्लमर या टेक्नोक्राफ्ट। तो आंसर है तो प्लमर, जिसको आप हिंदी में नल सज्जा भी बोलते हैं, नल क्या बोलते हैं, नल साज यानी प्लम्बर। लोग हिंदी में लोग इसे प्लम्बर बोलते हैं, प्लम्बर। तो इसे प्लम्बर नहीं प्लमर बोलेंगे, बी जो है साइलेंट होता है, प्लमर, क्या बोलेंगे, प्लमर। अब देखिए ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार, लुहार एक ही बात है। मैकेनिक का मतलब होता है मिस्त्री, यांत्रिक वाला मिस्त्री जो गाड़ी वगैरह बनाते हैं। टेक्नोक्राफ्ट का मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट जो है सो ये है 15 नंबर में, प्रैक्टिस ऑफ मैरिड वुमेन हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल, ठीक है, मैरिटल रिलेशनशिप। तो 4 ऑप्शन है, पॉलीगैमी, प्यूबर्टी, सिल, लेचर्ची, और डी की बात करते हैं तो डी में है इसका एडल्ट्री। अब देखिए एडल्ट्री नहीं, अडल्ट्री, क्या पढ़ेंगे इसे, अडल्ट्री, प्यूबर्टी। तो पॉलीगैमी तो है, इसका मतलब होता है कि आंसर पहले मान लीजिए, इसका आंसर डी हो जाएगा, अडल्ट्री, यानी व्यभिचारी, स्त्रीगमन। व्यभिचारी का मतलब क्या होता है, व्यभिचारी जो इसका कैरेक्टर जो है लूज होता है, यानी पर स्त्रीगमन, दूसरे स्त्री में जो है इसका ज़्यादा मतलब मन लगता है, ठीक है, अपनी स्त्री को छोड़कर, तो ये पर स्त्रीगमन हो गया, अडल्ट्री। यानी प्रैक्टिस करना, दूसरे मैरिड वुमेन हैविंग, प्रैक्टिस ऑफ अ मैरिड वुमेन हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, ठीक है। अब इसका पॉलीगैमी का मतलब होता है, ये भी हटा दीजिए, पॉलीगैमी, तो पॉलीगैमी हो जाएगा, पॉलीगैमी। और ये है बहुविवाह, ठीक है, क्या होगा, बहुविवाह। दूसरा है प्यूबर्टी का मतलब हो जाता है यौवन, है ना, जवानी जो कह सकते हैं, प्यूबर्टी मीन्स यौवन लिख लीजिए, या तरुण अवस्था लिख लीजिए, तरुण अवस्था, या सयानपन, सयाना होता है सयानपन, तो तरुण लिख लीजिए, तरुण अवस्था, थोड़ा सा समय लग रहा है। लेचर्ची का मतलब है भ्रष्टाचारी या अय्यासी, यहाँ अय्यासी दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, अय्यासी या भ्रष्टाचारी, लेचर्ची। नेक्स्ट, यानी हमारा आंसर जो है डी है 15 का। 16 में है अ सॉन्ग embodying religious and sacred emotions, a song embodying religious and sacred emotions। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ये रहे, लिरिक, दूसरा है ओड, तीसरा है हिमन, चौथा है वैलेट, और हमारा आंसर जो हो जाएगा हिमन हो जाएगा, ये वाला सी का आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है स्रोत, ठीक है, स्रोत। अब बात करते हैं बैलेट का, तो बैलेट मीन्स होता है गाथा गीत, गाथा या गाथा गीत, तो एक ही बात है, याद रखिएगा, गाथा गीत। जबकि लिरिक मीन्स गे होता है, ओड मीन्स होता है कसीदा या स्रोत, तो इसका मतलब कसीदा या स्रोत भी हुआ, स्रोत नज़दीक ही है, लेकिन आंसर जो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ये नहीं है। नेक्स्ट जो है 17 नंबर में आइए, द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज
एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस। और 4 ऑप्शन है इम्पेरियलिज्म, इम्पेरियलिज्म, ठीक है, इम्पेरियलिज्म। दूसरा ऑप्शन है कैपिटलिज्म। तीसरा ऑप्शन है इंटरनेशनलिज्म। चौथा ऑप्शन है कम्युनिज्म, ठीक है, कम्युनिज्म। और आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है ये है। तो इंपेरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद, ठीक है, साम्राज्यवाद। एक ही इसे याद कर लीजिए, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। कैपिटलिज्म का मतलब होता है पूंजीवाद, ठीक है, पूंजीवाद। और उसके बाद इंटरनेशनलिज्म का अंतर्राष्ट्रीयता, याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता, ठीक है। या कम्युनिज्म मीन्स होता है साम्यवाद, साम्यवाद, साम्यवाद। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट है 18 नंबर में, चलते हैं स्मॉल हाउस विद ऑल रूम्स ऑन 1 फ्लोर, यानी कि एक ऐसा घर जहाँ सारे रूम जो है फर्स्ट फ्लोर पर ही, 1 फ्लोर पर ही, यानी 1 फ्लोर पर है। क्या बोलेंगे, बंगलो, ठीक है, या कॉटेज? क्या बोलेंगे, फ्लैट या कैसल? आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए बंगलो, ठीक है। बंगलो में ऐसा होता है, यानी बंगला इसे बोलते हैं, बंगला। कॉटेज का मतलब होता है कुटीर, ठीक है, कुटीर होता है, कुटीर या झोपड़ी। झोपड़ी में तो अब सब कुछ तो रहेगा नहीं एक साथ, है, बाथरूम ही नहीं रहेगा झोपड़ी में। फ्लैट, फ्लैट समतल और इस पे होता है, लेकिन सब कुछ नहीं फ्लैट में मिलेगा आपको। अब देखिए फ्लैट तो फ्लैट है, वहाँ भी मिलेगा, लेकिन सब कुछ नहीं मिलेगा, बंगलों की तरह तो नहीं मिलेगा। कैसल जो कि किला होता है, गढ़ी होता है, बहुत बड़ा ही होता है, 1 फ्लोर पे नहीं होता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, और ये रहा दोस्तों 19 नंबर का प्रश्न। एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल एक्शन, है ना, बहुत अब समझ रहे हो बात को। पहला है क्लाउन, दूसरा देखिए ऑप्शन है जिम्नास्ट, तीसरा ऑप्शन हो गया हमारा मैजिशियन, चौथा है एक्रोबैट। और आंसर है हमारा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, एक्रोबैट। इसका अर्थ होता है कलाबाज। क्या अर्थ होता है, कलाबाज, यानी कलाबाजी जो करता है, वही तो बात है, फिजिकल एक्शंस करता है कलाबाज, या खेल दिखाने वालों के बोलते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, खेल दिखाने वाले को भी तो वही बोलते हैं ना, दिखाने वाले, यहाँ लेते हैं दिखाने वाला, दिखाने वाले। अब जिम्नास्ट, मैजिशियन मीन्स जादूगर होता है, ठीक है, जादूगर अपना फिजिकल एक्शन ज़्यादा नहीं करता, जिम्नास्ट करते हैं लेकिन एंटरटेन नहीं करते, ठीक है। तो जिम्नास्ट मीन्स पहलवान, क्लाउन मीन्स जोकर होता है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, कलाबाज, यानी खेल दिखाने वाला। चलिए नेक्स्ट नंबर के बाद 20 नंबर पे आते हैं। तो अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट्स, इसको क्या पढ़ेंगे, डेट्स पढ़ेंगे, डेट्स नहीं पढ़ेंगे। डेट्स मीन्स होता है ऋण, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है डेटर, दूसरा ऑप्शन है बी में पाउपर, तीसरा ऑप्शन सी में है बेगर, और चौथा ऑप्शन डी में है इंसॉल्वेंट। और आंसर है हमारा डी, इंसॉल्वेंट। ये हो जाएगा डी, यानी दिवालिया, ठीक है, दिवालिया कहेंगे, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसा देने के लिए, अपना ऋण देने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई 1 रुपया भी नहीं है, तो दिवालिया कहेंगे। अब इसको बेगर मीन्स भिखारी होगा, तो लिख लीजिए भिखारी, ठीक है। और पॉपर का मतलब होता है दरिद्र, कंगाल, ठीक है, कंगाल, ठीक है, कंगाल हो जाएगा, या भिक्षुक हो जाएगा, जो भिक्षुक भी बोलते हैं, भिक्षुक। तो थोड़ा सा अंतर कभी कभी दिखता नहीं है, इसको समझना होगा, भिक्षुक या डेटर मीन्स होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पैसा, मतलब अपना ऋण देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो दिवालिया ही कहेंगे, इंसॉल्वेंट, ना कि देने वाले का पूछा रहा है कि जो ऐसा व्यक्ति जो कि ऋण देता है, ऐसा नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 देखिए। स्ट्रॉन्ग एंड सेटल डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, ठीक है, 2 पर्सन। और जैसे एपैथी, ठीक है, द हेटेड। नेक्स्ट है सो एंटीपैथी, और जो है डी में एनिमोसिटी। तो एपैथी देखिए, आंसर जो है ऑप्शन जो हमारा है 21, उसका बी हो जाएगा, हैट्रेड, ठीक है, हैट्रेड हो जाएगा। और इसका अर्थ हो जाता है घृणा, नफरत, द्वेष, ठीक है।
तो लिख लीजिए घृणा, नफरत, द्वेष, ये हमारा आंसर का है। और एपैथी का मतलब होता है उदासीनता, उदासीनता। दूसरा है मिठुराई। और यहाँ एंटीपैथी का मतलब होता है इसका मतलब होता है घृणा। इसका मतलब घृणा होता है चिड़, सहज विरोधी। तो घृणा लिख लीजिए, इसका भी घृणा, लेकिन ये आंसर हमारा बी ही होगा, ठीक है। और एनामोसिटी, ठीक है, एनामोसिटी का मतलब होता है दुश्मनी, दुश्मनी या द्वेष, शत्रुता लिख लीजिए, शत्रुता, ताकि अंतर हो जाए। यहाँ पर जो है चिड़ भी रखिए, चिड़। नंबर 22 नंबर पे चलते हैं और ये रहा 22 नंबर प्रश्न। एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइंड, ठीक है। और देखिए ऑप्शन है पॉस्टेरिटी, पॉस्टेरिटी, पोस्ट डिक्शन या पोस्ट स्क्रिप्ट, या जो है सो कॉरिजेंडम। और आंसर है हमारा सी हो जाएगा पोस्ट स्क्रिप्ट। एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइन, इसको पोस्ट स्क्रिप्ट बोलते हैं, जिसको हिंदी में जिसको अनुलेख कहेंगे, अनुलेख, ठीक है। अनुलेख थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखते हैं तो दिक्कत नहीं है। या परिशिष्ट भाग कहेंगे, परिशिष्ट भाग क्या बोलेंगे, परिशिष्ट, प यहाँ पे कॉमा, ये कॉमा है, परिशिष्ट, परिशिष्ट भाग कहेंगे। या कहेंगे दोस्तों एक और वर्ड है इसके लिए, उपसंहार। जबकि पॉस्टेरिटी का मतलब होता है भावी पीढ़ी, भावी पीढ़ी यानी आने वाली पीढ़ी को कहते हैं, या संतान कह लीजिए, वंश कह लीजिए, ठीक है। ये तो संतान हो जाएगा। और कॉरिजेंडम मीन्स होता है शुद्धि पत्र, या एक और वर्ड ले लीजिए भूल सुधार। तो आंसर तो हमारा ये ऑप्शन सी ही हो जाएगा, जो पोस्ट स्क्रिप्ट है, अनुलेख, परिशिष्ट भाग, या इसे उपसंहार भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न जो है 23 का, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। और ऑप्शन ए है डेमोक्रेसी, नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी, नेक्स्ट जो है सो ऑटोक्रेसी, मिलता जुलता कितना इजी है। या चौथा है एरिस्टोक्रेसी, ठीक है, एरिस्टोक्रेसी। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कुछ समझना है कि 4-3 है, आंसर जो होगा सो एरास्टोक्रेसी, एरास्टोक्रेसी हो जाएगा। ये जो एरिस्टोक्रेसी में बोलता हूँ एरास्टोक्रेसी, इसका मतलब होता है अभिजात वर्ग, ठीक है, अभिजात वर्ग, ये हो गया आंसर हमारा। और ऑटोक्रेसी का मतलब होता है निरंकुशता, ठीक है। तो देखिए ऑटोक्रेसी मीन्स निरंकुशता, ब्यूरोक्रेसी मीन्स नौकरशाही, और डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र। तो क्या है, एरास्टोक्रेसी, अभिजात वर्ग, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो और 2 प्रश्न है, तो देखिए ये है 24वां नंबर, म्यूजिक संग और प्लेड एट नाइट बिलो अ पर्सन्स विंडो, क्या मतलब है कि म्यूजिक सुना जा रहा है या बजाया जा रहा है रात में नीचे, है ना, एक आदमी के खिड़की के थ्रू आ रहा है ना। तो 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए सेरेनेड, ऑप्शन बी है शानेट, ऑप्शन सी है लिरिक, ऑप्शन डी है प्रीमो। और आंसर हमारा हो जाएगा सेरेनेड, यानी प्रेमी का सांझ का गीत, प्रेमी का संध्या गीत। जाहिर सी बात ऐसा कब होता है, नीचे से बजाया जाता है। तो यहाँ समझने का होता है प्रेमी का संध्या गीत, ठीक है, संध्या का गीत, यही इसका अर्थ है। और सानेट मीन्स होता है गाथा, ठीक है, गाथा भी बोलते हैं, गीत भी बोलते हैं, लेकिन ये प्रेमी का नहीं है। और लिरिक मीन्स गे होता है, जबकि प्रेम मीन्स प्रथम होता है। नेक्स्ट 25वां नंबर प्रश्न है, तो गवर्नमेंट बाय अ सिंगल पर्सन, गवर्नमेंट बाय अ सिंगल पर्सन, ऐसा सरकार जो कि एक आदमी चलाता हो। 4 ऑप्शन है, क्या होगा, मनार्की, दूसरा मोनार्की लोग पढ़ते हैं, तो आपको इसको मनार्की पढ़ना है, मनार्की, ऑटोक्रेसी या प्लूटोक्रेसी, या। और आंसर है दोस्तों हमारा बी हो जाएगा। बी का मतलब होता है निरंकुशता, है ना, एक तंत्र। तो एक तंत्र का मतलब है जो कि शासन एक ही व्यक्ति के अंदर में है, या निरंकुशता,
है ना, निरंकुशता, जैसे कि पाकिस्तान में है, कभी कभी अब देखने को मिलता है। तो खैर मोनार्की मीन्स होता है राजतंत्र है, ठीक है, राजतंत्र, राजतंत्र ऐसा नहीं होता है। और ये है प्लूटाक्रेसी, प्लूटाक्रेसी का मतलब होता है प्लूटो नहीं, प्लूटाक्रेसी का मतलब धनिक तंत्र, अभिजात वर्ग वाला धनिक तंत्र, जहाँ पर धनिकों का जो है रहता है। और है एरास्टाक्रेसी का मतलब अभिजात वर्ग है, अभिजात वर्ग। तो देखिए मीनिंग लिखने को जैसे थोड़ा सा आपको विलम्ब लगा होगा, लेकिन सीखने को बहुत मिला होगा। यह तो इस वीडियो में यहीं तक। आप अगर अगला देखना मिस नहीं करें, क्योंकि इस तरह की सीरीज अब आते रहेगी, तो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। और कुछ वीडियो के लिंक आपको यहाँ मिल जाएंगे। देखिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विथ ऑल नोटिफिकेशन के साथ। दोस्तों इस वीडियो में बनेगा, धन्यवाद, थैंक वॉचिंग।